ट्रांसलेशन के चैप्टर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो है इम्परेटिव सेंटेंस का। हिंदी से इंग्लिश बनाना हो या इंग्लिश से हिंदी बनाना हो, इम्परेटिव सेंटेंस को सीखना, इम्परेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी बोली नहीं जा सकती। स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बिल्कुल बेस के तौर पे काम करता है। अगर आपको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से अंग्रेजी को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना है, तो आपको निश्चित रूप से इम्परेटिव सेंटेंस को सीखना पड़ेगा। मैं हूँ विनय, आप देख रहे हैं विनय गुरुजी यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो पहले इम्परेटिव सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजी के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इम्परेटिव लिख रहा हूँ मैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, अब इसको समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस आखिर ट्रांसलेशन करने से पहले हमें उसको पहचानना ज़रूरी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि ये सेंटेंस इम्परेटिव है या नहीं, तब तक हम उसमें इम्परेटिव की ट्रांसलेशन का नियम नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सेंटेंस इम्परेटिव है या नहीं, और समझना है तो किस प्रकार से समझेंगे। इसके लिए हम दो तरीके यहाँ अपनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की जो हम पहचान करेंगे, उसके लिए हम दो ट्रिक लेंगे। एक ध्वनि विचार, ध्वनि विचार मतलब आवाज़ के हिसाब से, ध्वनि के हिसाब से क्या पहचान होगी इसकी, और दूसरा हम लेंगे भाव विचार, यानी गुण धर्म के हिसाब से इस सेंटेंस में हमें क्या देखना ज़रूरी है। ठीक है, ध्वनि विचार और भाव विचार, इन दो चीज़ों से हम इस सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये इम्परेटिव है या नहीं। तो ध्वनि विचार में क्या होता है कि इस प्रकार का करो और कीजिए, मूलतः ये ध्वनियाँ आती हैं, करो और कीजिए। जैसे किसी ने आपसे कहा कि चलो, तो करो वाली ध्वनि आई, ओ की ध्वनि आई। उठो या पढ़ो या बाहर जाओ, तो वो जो ध्वनि आ रही है वो ओ की ध्वनि आ रही है। और इसी ध्वनि को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से जब बोल दिया जाता है तो वो करो की जगह हो जाता है कीजिए। तो यहाँ पर मूलतः आपको देखना होगा ओ की ध्वनि। अगर वहाँ पर ओ की ध्वनि नहीं है तो सेंटेंस को आप थोड़ा सा जैसे ही लेफ्ट राइट घुमा के बदल के पढ़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से ओ की ध्वनि आ जाएगी, अगर इम्परेटिव है तो यहाँ तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्वनि विचार में करो और कीजिए मतलब ओ की ध्वनि बेस है, इसका ओ की ध्वनि आनी है। और भाव विचार में क्या है, भाव विचार में है आपका कि या तो वो आदेश देगा कोई व्यक्ति, है ना, आदेश का भाव हो, या रिक्वेस्ट कर रहा होगा, निवेदन का भाव हो, या आपका कोई परामर्श दे रहा हो, सलाह दे रहा हो, तो फिर सेंटेंस इम्परेटिव होगा। तो भाव विचार में मूलतः हम तीन चीज़ें देख लेते हैं। आदेश, बड़ा छोटे को आदेश देता है, अधिकारी कर्मचारी को आदेश देता है, और छोटा बड़े से निवेदन करता है। परामर्श ये प्रायः जो है समकक्ष स्तर पर चलता है, जब दो बराबर के लोग हों जिनका लेवल बराबर हो, वो एक दूसरे को जो करने को बोलेंगे या समझाएंगे, बताएंगे, वो स्थिति परामर्श की होती है। अभी उदाहरण से इसको समझेंगे कि किस प्रकार से। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ। पाठ याद करो। टीचर क्लास में है, उन्होंने बच्चों को देखा और देखते ही उनको बोला कि पाठ याद करो। तो अगर हम भाव विचार से देखें तो उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टीचर स्टूडेंट को कमांड करेगा, आदेश देगा। अगर हम ध्वनि विचार से बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करो, ओ की ध्वनि आ रही है, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है
कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। सब्जेक्ट इसमें से सब्जेक्ट नहीं लिखा होता, छुपा होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू, जो कि लिखा नहीं होता है, छुपा होता है, हिडन होता है। तो देखेंगे पाठ याद करो। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू, जो कि छुपा है। ध्वनि विचार से आए तो करो, ओ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इम्परेटिव है। आदेश दिया जा रहा है, पाठ याद करो, ये आदेश दिया जा रहा है किसी के द्वारा किसी को, तो इसका मतलब ये इम्परेटिव है। दूसरा, कृपया मेरी बात सुनो या सुनिए। सुनो, या इसको ऐसे भी बोलने वाला ऐसे भी बोल सकता है कि सुनिए, ऐसे। कृपया मेरी बात सुनिए या कृपया मेरी बात सुनो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा शब्द को बोलने में फ़र्क है केवल। सॉरी। तो यहाँ पहले ध्वनि विचार से देखेंगे। कृपया मेरी बात सुनो, एक तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो कि इम्परेटिव का की एक बहुत बड़ी पहचान है। कृपया मेरी बात सुनो, ओ की ध्वनि आ रही है, सुनो, ओ की ध्वनि। और दूसरी बात यह है कि इसमें कृपया, प्लीज़, इस शब्द से निवेदन प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर ये स्थिति आएगी कि आदेश दिया जाए या निवेदन किया जाए या परामर्श दिया जाए, तो सेंटेंस इम्परेटिव होता है। और ध्वनि से थोड़ा बेसिक लेवल पे समझने में सहूलियत रहती है। तो यहाँ तीन चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। एक तो इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, दूसरा इसमें प्रायः ओ की ध्वनि निकलती है, और इसमें या तो आदेश दिया जाता है या निवेदन किया जाता है या परामर्श किया जाता है। तो अब यहाँ दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। धूप में मत खेलो। मान लीजिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं और धूप तेज हो रही है, तो वहाँ जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने बच्चों को देखा और बोला कि धूप में मत खेलो। ये भी एक प्रकार का आदेश है। इसमें ये जो मत शब्द जुड़ा है, अभी ट्रांसलेशन करते समय मैं बताऊंगा कि ये आदेश है, निषेधात्मक आदेश होता है, निगेटिव कमांड होती है। तो ओ की ध्वनि आ रही है, आदेश भी हो रहा है कि धूप में मत खेलो, बच्चों को रोका जा रहा है कि धूप में मत खेलो। स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मान लीजिए डॉक्टर कह रहा है मरीज से कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो। परामर्श में एक और फीलिंग होती है। परामर्श एक ऐसी भाव अवस्था है जिसको थर्ड पार्टी जिससे कहा जा रहा है, जिसको परामर्श दिया जा रहा है, वो चाहे माने या ना माने, वो उसकी मर्जी पे है। आदेश तो मानना ही पड़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यहाँ भी ओ की ध्वनि है, मतलब इम्परेटिव है। कोई कर्ता नहीं दिया गया है, मतलब इम्परेटिव है। और परामर्श दिया गया है कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, परामर्श दिया गया है। तो इन तीन में से कोई एक भाव अवस्था निश्चित रूप से होगी, और ध्वनि ओ की ध्वनि होगी या घुमा के थोड़ा करिए या कीजिए जैसी ध्वनि होगी, और सब्जेक्ट नहीं होगा। इन तीन चीज़ों से जब हम वाक्य को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम समझ सकेंगे कि ये सेंटेंस इम्परेटिव है। इसके बाद में अब हम आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे। मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी टू इंग्लिश, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी इम्परेटिव सेंटेंस की कैसे होती है। क्योंकि जब तक आप एक लैंग्वेज से दूसरी का कन्वर्जन पढ़ते रहोगे तब तक पूरी तरह से चीज़ें साफ़ नहीं होंगी। आप ये ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि जब आपको बुक पढ़ना है कि अब इसकी हिंदी कैसे करें। तो ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों तरह से इसको सीखें। तो पहले मैं बात करता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश जब बनाएंगे तो उसमें हमारा सूत्र क्या होगा। बेसिक ट्रांसलेशन में हम आपको बताते रहे हैं कि फॉर्मूला ये होता है SVO, ठीक। अब चूंकि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, होता नहीं है, छुपा होता है, तो यहाँ S नहीं लगेगा। अब हमारा क्या रह जाएगा,
वर्ब रह जाएगा, ऑब्जेक्ट रह जाएगा और अदर वर्ड्स रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमें अब ये सूत्र हमें बता रहा है कि नंबर 1 पे वर्ब लगेगा, 2 पे ऑब्जेक्ट लगेगा और 3 पे जो अदर वर्ड्स होंगे वो लगाए जाएंगे, तब इनकी ट्रांसलेशन आप आराम से कर सकोगे। आइए देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो 3-4 तरह की स्ट्रक्चर आती है उसका थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो कैसे होता है इसको देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल लेंगे हम। नंबर 1, पत्र लिखो। एक सेंटेंस तो ये हो गया कि पत्र लिखो। दूसरा सेंटेंस हो गया बाहर मत बैठो, बाहर मत बैठो। तीसरा कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। और चौथे पे ले लेते हैं सदैव बुजुर्गों का सम्मान करो। यहाँ पर अभी हमने 4 सेंटेंस लिए हैं और इन चारों से हम देखेंगे कि इनकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। अभी हमने एक फॉर्मूला लिया है केवल। तो पत्र लिखो, सबसे पहले तो वो ये बता रहे नंबर 1 पे आप वर्ब लगा दो, सेकंड पे ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स बचते हैं तो वो थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। अब हम पहला सेंटेंस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, वर्ब लिखो। ये वर्ब है हमारा राइट। अब क्या बचा, पत्र। नाउन है, दी लगा देंगे, दी लेटर, हो गया। पत्र लिखो, राइट द लेटर। बोलचाल की भाषा में, स्पोकन इंग्लिश में इम्परेटिव का बहुत प्रयोग है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को ठीक से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। और मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि मैं इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप हर वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने कन्विंस किया हुआ है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आप आराम से समझ पाओगे। तो पहला हमारा हुआ कि पत्र लिखो, राइट द लेटर, और दूसरा बाहर मत बैठो। अब इसके संबंध में थोड़ा देख लेंगे। ये जो शब्द हैं मत, जिनमें मत लग जाता है, इनका क्या होता है कि ये डोंट प्लस वाव, ये जो सूत्र है इसको हम वाव कह लेते हैं शॉर्ट में। तो ये कैसे लगेगा, पहले डोंट लगेगा उसके बाद में लगेगा। तो हमें यहाँ वर्ब से भी पहले डोंट लगाना पड़ेगा, डोंट, और डोंट के बाद में हमारा वर्ब है सिट, बैठना, सिट, और बाहर के लिए आउटसाइड, डोंट सिट आउटसाइड। बाहर मत बैठो, बाहर की तरफ मत बैठो, मना किया गया। अब तीसरा है कृपया मेरी मदद करो। तो अब ये जो है कृपया वाला, प्लीज़ वाला, इसका भी आप क्या करेंगे कि पहले लगाएंगे प्लीज़ और उसके बाद में आपका फार्मूला लग जाएगा वाव। इनको कहीं पर पेन लेके कॉपी पे नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, कि प्लीज़ लगाएंगे और प्लीज़ के बाद में हमारा जो बेसिक फार्मूला है वाव का वो लग जाएगा। तो कृपया मेरी मदद करो। तो अब यहाँ पर जो हमारा रूल कह रहा है वो मीनिंग लगा दो उस हिसाब से, प्लीज़ और इसके बाद में वर्ब। वर्ब है मदद करना, मतलब हेल्प, प्लीज़ हेल्प, और मेरी माने मी। यहाँ माई नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और माई कहाँ लगता है, पजेजिव केस में, संबंध कारक की स्थिति में। चौथा है सदैव बुजुर्गों का सम्मान करो। यहाँ 2 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि always and never, always और never,
ये दो ऐसे एडवर्ब हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में आते हैं। अगर ये किसी वाक्य में आ जाएंगे तो इनकी मीनिंग हमको पहले लगा देनी है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि सदैव बुजुर्गों का सम्मान करो, तो हमने सबसे पहले सदैव के लिए लगा दिया ऑलवेज, ऑलवेज। अब ऑलवेज के बाद में हम लेंगे वर्ब, सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक। इसके बाद में क्या बचा, बुजुर्गों का, ऑलवेज रिस्पेक्ट, और ये बुजुर्गों के लिए हम लगाएंगे दी एल्डर्स, बुजुर्ग, एल्डर्स। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बड़े आराम से की जा सकती है। और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर आपको और 4 एग्जाम्पल दिखा दूँ ताकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इम्परेटिव सेंटेंसेस का उसका बिल्कुल झंझट ही समाप्त हो जाए, आराम से आप उसको समझ लें। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, और नियम जो हमने आपको बताया कि वाव के साथ थोड़ा थोड़ा जो अंतर करके आता है वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और 4 एग्जाम्पल नोट करते हैं। अपना काम करो, एक शब्द आ गया ये अपना। इम्परेटिव सेंटेंस में अपने की एक ही मीनिंग है सबके लिए, वो क्या है, योर। दूसरा, तेज मत दौड़ो। तीसरा, कृपया इधर आइए। चौथा, चोरी कभी मत करो। ठीक, ये 4 सेंटेंसेस हमने एक बार फिर से ले लिए ताकि जो हम सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश इम्परेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन उसको थोड़ा और रिवील कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें। फिर से देखिएगा, अपना काम करो, इसमें ना तो डोंट है, ना प्लीज़ है, ना ऑलवेज नेवर है, तो इसमें सीधा सीधा आपका वही फार्मूला लग जाएगा वाओ का। आप सबसे पहले वर्ब लेंगे, करो, ये, डू योर वर्क। डू पहले हमने वर्ब लगा दिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया, डू योर वर्क, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस हमारा है तेज मत दौड़ो। अब यहाँ पे मना कर रहा है, निषेधात्मक आदेश है, डोंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे हम डोंट लगा देंगे, डोंट रन फास्ट। डोंट लगा, उसके बाद में वर्ब आ गई और फिर बचा एडवर्ब फास्ट, वो लगा दिया। कृपया इधर आइए, अब ये प्लीज़ से बनेगा, प्लीज़। अब वर्ब लगा देंगे कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर। और लास्ट में हमारा चोरी कभी मत करो, इसमें स्टार्टिंग में आएगा नेवर, कभी मत के लिए नेवर, ठीक। अब इसके बाद में हमारा बचा वर्ब, स्टील माने चोरी करना, नेवर स्टील, चोरी कभी मत करो। तो देखा आपने कि इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके सामने बेहतरीन तरीके से रिवील किया है, और उम्मीद है कि ये वीडियो देख करके आप सभी लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।